भारत एक्सप्रेस का न्यूज स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश भारत का सवाल का, जहां हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध की। लेकिन अब इसे ईरान और अमेरिका का युद्ध कहना ठीक होगा, मुनासिब होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसे अमेरिका, चीन और रशिया आमने सामने ये कहें तो भी गलत नहीं होगा। यही तो चिंता की वजह है, यही इस चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। लेकिन इतनी भी चिंता मत करिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ताकतें अपनी इकोनॉमी की लड़ाई में ऐसे कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और हमें पता है इसमें पिसते हैं कई छोटे छोटे मुल्क। खैर, अभी कहानी दूसरी है। ईरान और इजराइल के बीच की खींचतान किसी से छिपी हुई नहीं है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई में ईरान को अपना एक बड़ा दुश्मन हमेशा से मानता रहा। ईरान को भी इजराइल फूटी आंख नहीं सुहाता। इन सब के बीच में अमेरिका जब इस जंग में कूद आया है तो उसके पुराने इरादे साफ हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में रूस और चीन भी चुप बैठने वाले नहीं थे, खासतौर पर रूस। क्या रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आएंगे? ईरान तो यही मांग कर रहा है कि सिर्फ बयानी बाण नहीं चलेंगे, हम साथ हैं, हम साथ हैं, ये हिदायतों का दौर नहीं चलेगा, आना है तो खुलकर सामने आओ। भारत का सवाल में आज इसी पर बात करेंगे। इजराइल से जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई रूस पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है। खबर है कि अरागची पुतिन को खामनेई का एक लेटर देने वाले हैं जिसमें पुतिन से समर्थन मांगा गया है। दरअसल ईरान अभी तक रूस के समर्थन से खुश नहीं है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ईरान रूस से किस तरह की मदद चाहता है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अरागची रूस से एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकते हैं। दरअसल इजराइल लगातार हवाई हमले कर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसे रोक पाने में ईरान नाकामयाब हो रहा है। ऐसे में अगर उसे S-400 रूस से मिल जाता है तो ईरान की ताकत में बहुत इजाफा हो जाएगा। उधर इजरायली सेना ने आज तेहरान में ईरानी सेना की यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने इन हमलों में सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, साथ ही 6 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यानी देखा जाए तो ये युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और इसमें अलग अलग देशों की एंट्री होती दिख रही। कहां जाएगा, क्या वजह है, जैसे बहुत से सवाल है जिन पर भारत एक्सप्रेस पर लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। और भारत का सवाल में एक बार फिर बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी मॉस्को का रुख किया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान अरागची ने अमेरिका पर हमला बोला तो वहीं रूस ने कहा कि वो ईरान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि अरागची रूस से एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकते हैं। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो भारत भी इस्तेमाल करता है। अगर ईरान को रूस ये हथियार देता है तो इजराइल के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। उधर रविवार को अमेरिका के बॉम्बर ने ईरान पर हमला किया है, जिसकी रूस ने कड़ी निंदा की है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी संप्रभु देश पर मिसाइल और बम से हमला करना गैर जिम्मेदाराना है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा की गई है। वहीं ईरान इस हमले के बाद तिलमिलाया हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेही ने कहा कि उनके देश को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों का जवाब देने का अधिकार है। ईरान ये तय करेगा कि अमेरिकियों को कैसे, कब और किस स्तर पर जवाब देना है। उधर अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले के बाद रूस, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का मकसद क्षेत्र में शांति स्थापित करना और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकना है। इस प्रस्ताव में तीनों देशों ने मांग की है कि सभी पक्ष तुरंत युद्ध बंद करें और बातचीत के माध्यम से विवाद का हल निकालें।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस तनाव को लेकर कहा है कि वो अमेरिकी हमलों से चिंतित है। वहीं भी इस बात का खतरा बढ़ गया है कि इजराइल ईरान संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान, इजराइल और अब अमेरिका, आप इस संघर्ष, इस तनाव के बारे में कई जगहों पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन विश्वास करिए, भारत का सवाल में आज जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनको आप सुनेंगे तो आपको सचमुच में वो जानकारी मिलेगी जिससे अभी तक आप महरूम हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब अपने अपने विषय के बड़े ज़बरदस्त जानकार हैं। जैसे संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, हमेशा ये जानकारियां हमारे सामने रखते हैं। ख़ास तौर पर आज पहली बार मेरे पैनल पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर आरून अब्राहम, इजराइल से सीधे लाइव हैं। डॉक्टर आरून, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर मौलाना असलम रिजवी साहब, जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे काफ़ी बातें हुई थी इस विषय में, हम उनसे भी बात करेंगे और ये पैनल देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी डीप जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी। डॉक्टर आरून, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इजराइल की तरफ से अपडेट। ऐसी भी बातें कई जानकारों का कहना है कि अमेरिका को इसलिए बीच में उतरना पड़ा क्योंकि इजराइल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था और ईरान से आमने सामने की टक्कर नहीं ले सकता था। इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा, इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में आप हमें बताएं। चलो, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल सबके लिए। इजराइल से डॉक्टर अब्राहम का और जहां हम रहते हैं वहां के चीफ राबाई का सबको शुभकामनाएं। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, इजराइल अगर इस बार को अकेले लड़ता तो थोड़ा टाइम हो जाता। इजराइल ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था। अब पता नहीं मिस्टर ट्रंप को कैसे ये समझ में आया, या फिर उनके सलाहकार जितने, उन्होंने ये कहा कि भाई बात जरा गड़बड़ हो रही है, आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो वैसे आपका कहना किसी हद तक सही है कि एक तो अकेले थे हम लोग, इजराइल वॉज अलोन, और इसके बाद फिर थोड़ा स्लो डाउन हो गया, और इसके बाद फिर ये अटैक जो करना शुरू हुआ, अटैक जो इनके मिसाइल जो हैं वो आयरन डोम किसी हद तक बहुत ही कम परसेंटेज में फेल हो गया। उससे कुछ जान का और माल का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी लास्ट 72 आवर्स और मोर अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और जो भी अगर हो रहा है, एक नॉर्थ इजराइल में भी एक मिसाइल गिरी है, उससे थोड़ा सा कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो मतलब इनकी भी हालत ख़राब हो गई है उस तरफ से कि इनकी भी मिसाइलें कम हो गई हैं। जखीरा इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, मतलब इन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक करके उसको ख़त्म कर दिया, लॉन्चर्स भी ख़त्म कर दिए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा कि इनके 50% जितने भी लॉन्चर्स हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद जहां हम रहते हैं साउथ इजराइल में, जेरूसलम के पास हम रहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बताएंगे। जी, वहां पे दिन में सुबह 2-3 ये ब्लास्ट होते थे, मतलब इसकी आवाज़ आती थी धमाकों की, मॉर्निंग में करीब 7:30-8 o'clock। और 2-3 दिन से हमारे यहाँ सायरन बजना बंद हो गया है। अलर्ट आता है, लेकिन बाद में आवाज़ सुनने को ये मिलती है कि ये धमाके हो गए, और वहाँ से जो भी मिसाइलें आई वो सब न्यूट्रलाइज हो गई। और आज फॉर्चुनेटली सदर्न इजराइल में कोई मिसाइल नहीं आई। तो टोटली अगर आप इसको देखेंगे, आई विल कंक्लूड दिस कि इस हाल में मतलब हम लोग, अच्छा, और दूसरी बात, जहाँ तक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोग डरे हुए हैं, हमको कोई इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, या हमारी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कल हम अपनी शिफ्ट करके आए, घर पे रहे, आज हमारा रेस्ट है। आई एम एंजॉयिंग माई हॉलीडे, माई वेरी ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मतलब इजराइल ईरान के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि बम ही बम चल रहे होंगे, और हकीकत जब आप लोग बताते हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट होती है। मैं आपसे और बातें करूंगा डॉक्टर आरून, क्योंकि आप इजराइल में मौजूद हैं, आप वहाँ के बारे में और जानकारी देंगे। लेकिन मैं मौलाना रिजवी साहब से पहले भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने ईरान की चुनौतियों और सक्षमता दोनों के विषय में हमको बड़ी विस्तृत जानकारी दी थी। मौलाना रिजवी, हम जानते हैं कि इस समय पर ये लड़ाई जो है वो सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका के अपने पुराने मकसद रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि आज ईरान का रशिया से ये कहना कि सिर्फ ये ज़ुबानी बातें मत करो, कुछ थोड़ा देना है तो S-400 या बाकी चीज़ें दो, जैसी बातें भी है।
क्या ईरान सचमुच अलग थलग पड़ गया है और इजराइल के पास एज है इस संघर्ष में? आपको बहुत बहुत तिवारी साहब नमस्कार, और आपके पूरे पैनल को, इजराइल से जुड़े हुए हमारे भाई आरोन अब्राहम साहब और हमारे विदेश मामले के जानकार श्रीवास्तव साहब, मैं दिल की गहराई से आप लोगों को नमस्कार कहता हूं, आपके पैनल को और आपके दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले भी मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। जहाँ तक अमेरिका के हमले की बात है, तो होता ये है कि किसी कंट्री के ऊपर कोई हमला होता है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो ईरान की न्यूज़ हमें मिल रही है, और मेरा वहाँ से कंटिन्यू टेलीफोन के ज़रिए से कनेक्शन है, तो वहाँ के लोग अमेरिका के इस हमले से बहुत खुश हैं, नाराज़ नहीं हैं। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई कि बिल्कुल कहेंगे। अमेरिका ने हमला किया और वहाँ के लोग नाराज़ हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो 3 जगह हैं, उनमें से ख़ास तौर से जो कुम के पास जो इनका सेंटर था, वो पहाड़ों के दरमियान है। जब आप जाएंगे तेहरान से कुम की तरफ, तो रास्ते में आपको राइट हैंड पर एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देगा। उस पहाड़ के अंदर इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया है, और अमेरिका क्या पूरी दुनिया के अगर B-12 बम्पर जो हैं वो आ जाएं तो उसको गिरा नहीं सकते हैं या उसको ख़राब नहीं कर सकते। नंबर 1। दूसरी बात यह कि ईरान को ये मालूम था, भाई इंटेलिजेंस हर मुल्क के पास होती है, जो छोटा हो या बड़ा हो। तो ईरान की इंटेलिजेंस जो है उसको भी ये खबर हो गई थी कि अमेरिका वहाँ पर हमला करने वाला है। और आप जानते हैं इनके जो है F-35 और B-2 और B-52 इस इतने एयरक्राफ्ट से उन्होंने फाइटर प्लेन से हमला किया था। लेकिन जो तस्वीरें छन कर आई हैं उससे भी जाहिर हो रहा है, और फोटो ना भी आती, वो पिक्चर्स ना भी आती, तो भी ईरान ने खुले लफ्ज़ों में ये कहा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। तिवारी भाई, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझा दूंगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। इसे यूँ समझिए कि जैसे मुझे कोई गन लेकर मारने आया हो, और जब उसने मुझे शूट करना चाहा तो वो जो मेरा बॉडीगार्ड था वो सामने आ गया, तो गोली मुझे तो नहीं लगी, उसका जो एम और गोल था मुझे मारना था, लेकिन सामने मेरा बॉडीगार्ड आ गया और उसने जो है गोली अपने मैं सीने आपकी पे बात ले ली। समझ गया, यानी कि तो परमाणु हथियार या जो वो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी परमाणु हथियारों को विकसित करने की, वो जस की तस बरकरार है, उसको वो नुकसान नहीं पड़ा। जस की तस है। अब और मैं समझ ऊपर गया का जो आपकी बात। हिस्सा था, ईरान की तरफ से जो इससे उसकी अच्छी जो क्या छत बात थी, आएगी आसान जबान में कहा जाए कि वो डर जो उसकी बरकरार छत रखा थी, जाए। उसका नुकसान हुआ है। अंदर अंदर सब कुछ ठीक ठीक है। तो खुशी किस बात की है, लोगों में खुशी इस बात की है कि लोग डरे हुए थे कि अमेरिका बहुत खतरनाक मुल्क है और वो हमला करेगा तो तबाह कर देगा, लेकिन जो उसकी क्षमता थी, जो उसकी कैपेबिलिटी थी, वो समझ में आ गई, और जो खौफ था, जो डर था ईरानियों का, वो ठीक। निकल गया। मैं इसलिए मौलाना हमले रिजवी के और बाद थोड़ा नाराजगी डिटेल में नहीं बल्कि आपसे और खुशी है। डॉक्टर आरोन अब्राहम से बात करूंगा, लेकिन संजीव जी को मैंने सबसे अंत में इसलिए रखा बातचीत में कि वो आप दोनों को सुन लें, और संजीव जी जो हैं विदेशी मामलों के बड़े अच्छे जानकार हमारे हिंदुस्तान में हैं। संजीव जी, एक बात तो बहुत साफ है, आपने देखा कोई भी देश हो, दुनिया में कोई भी लड़ाई होती है, यूक्रेन ये कहता है कि वो जीत रहा है, उसने रशिया को बिल्कुल दबा के रख दिया है, रशिया की अपनी ताकत है। इसी तरह अमेरिका ईरान की जंग में भी अलग अलग वर्जन्स आएंगे, और ये होता रहा है, आज नहीं हो रहा है, ये सदियों से जब भी कोई युद्ध हुआ है इसी तरह से हमने देखा है कि अलग अलग, ये एक वॉरफेयर में हम स्ट्रैटेजी कह लीजिए आप, या जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक माहौल बनाया जाता है, वो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। संजीव जी, हकीकत क्या है, चल क्या रहा है? इधर ईरान कह रहा है कि हमको उतना नुकसान नहीं हुआ, इजराइल में युद्ध का वो माहौल नहीं है जो डॉक्टर आरोन बता रहे हैं, और यहाँ इंडिया में इतना जमकर युद्ध ऐसा लग रहा है कि दिन भर बम गिर रहे हैं, और रशिया भी बयान दे रहा है। ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दो सम्मानित जो अतिथि हैं इजराइल से जुड़े हुए और ईरान के जानकार, दोनों अतिथियों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा आपने ये पैनल अपने आज गठित किया है, और हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं। और मुझे ये जानकर के बड़ी खुशी भी हो रही है कि इतने तनावों के बावजूद भी दोनों ही पक्षों की तरफ से और जो जज्बा दिखाया जा रहा है, और दोनों
अपने अपने अप्रोचेस के अनुसार जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। वो इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में चाहे युद्धों की जो भयावहता चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, जो एक मानवीय आशा और जो विश्वास है वो हमेशा कायम रहता है। और ये ईरान के जो हमारे जानकार हैं उनको इनके अंदर भी ये दिखा, और इजराइल के जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं उनके अंदर भी ये दिखा। ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन इतना कहने के बाद प्रवीण जी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज मिडिल ईस्ट रीजन में स्थितियां बड़ी ही तनावपूर्ण हैं। और जो ये अमेरिका के द्वारा और उसके पहले 13 जून को इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर और उसके अन्य सैनिक ठिकानों पर जो हमले किए गए, और ईरान के अनेक जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो उनके मिलिट्री के चीफ रहे हों, चाहे वो उनके IRGC के चीफ रहे हों, इंटेलिजेंस। जी संजीव जी, मुझे लगता है संपर्क में थोड़ी सी दिक्कत आई है। मैं आपकी इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। और अभी जितने भी दर्शक इस वक्त भारत का सवाल देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ईरान के मामलों के जानकार हैं, इजराइल से भी डॉक्टर आरोन जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा अमेरिका का पक्ष भी तो कोई रख देता। पूर्णिमा नाथ मेरे साथ जुड़ेंगी, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से जुड़ेंगी। और मैं आपको बता दूं, इनकी पहचान सिर्फ इतने नहीं कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त समर्थक रही हैं, उनके लिए बहुत वोट मांगे हैं, उनकी बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। पूर्णिमा नाथ जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, डॉक्टर आरोन अब्राहम इजराइल से लाइव हैं, मौलाना रिजवी साहब ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जैसा मैंने बताया कि वो अमेरिका का भी पक्ष इस पैनल में थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा था। पूर्णिमा जी, क्या चल रहा है ये? मतलब आपने हालांकि मुझसे पहले भी बातचीत में बताया है कि वो क्या सुबह कहेंगे क्या शाम को कहेंगे, बट इतना हल्का नहीं लगता है। बहुत सोचा समझा डिसीजन होगा, अकेले डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन नहीं होगा। ईरान के विषय में अमेरिका बहुत लंबे समय से सोच रहा होगा। इजराइल हमस के बीच में जो कुछ चल रहा था तब और ज़्यादा इसके बारे में विचार किया हो गया। बिना प्लानिंग के कोई ऐसे नहीं उतरता। कुल मिलाकर ईरान पर अटैक करना है या उसको दबाव में लाना है, इसका विचार अमेरिका में बहुत पहले से चल रहा है। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी a bit late in the discussion. No issues, and no worries. Lost hearing what the other panelists said. But यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे आपकी एक्चुअली जो एनालिसिस इज वेरी करेक्ट। ये जो हो रहा है ईरान के मामला है, पहले से सोची समझी है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू लुक एट के गोल क्या है इसमें। गोल बेसिकली रिजीम चेंज का गोल है। ऑपरेशन सनराइज राइजिंग सन कुछ था, वो बेसिकली फ्लैग का है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि रिजीम चेंज जरूरी है वहां पे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन व्यू पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे अगर अमेरिका बैक्ड कोई बैठेंगे तो फिर अमेरिका की बात सुनेंगे। ईरान के जैसा सिचुएशन नहीं होने वाले नहीं है, और अमेरिका को टक्कर नहीं लगाएंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ए रेजिम चेंज। ये होने वाला था और अब हो रहा है। अभी यहाँ पे जो इरानियंस जो है, आज की बात नहीं है पूर्णिमा जी, तो 50-60 सालों से चला आ रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया खोमेनी थे, खामनेई आ गए, बहुत बड़ी क्रांति रही है। ये आज की लड़ाई नहीं। अचानक से कैसे हुआ? क्या इजराइल हमस के बीच चल रहा था तो कहा लगे हाथों चलो कैटलिस्ट बन जाते हैं? ये क्या वजह रही कि अभी ये, या ट्रंप आए हैं तो वो बाइडेन से ज्यादा थोड़ा इच्छा शक्ति वाले, क्या है ये? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि इनके पास इंफॉर्मेशन है कि यूरेनियम इतना स्टॉक पाइल कर दिए कि दिस इज बेसिकली द एंटायर रीजन इज टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन। और ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन जैसा कोई वेपन उनके हाथ में कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अगर कट्टरपंथी की बात करूं, इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड्स की एजेंडा की बात करूं, और ईरान की जो 40 ईयर्स से डेथ टू अमेरिका का स्लोगन की बात करूं, उसके हिसाब से मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखूं तो लगता है कि डेफिनेटली दे आर इन ए रॉन्ग साइड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ईरान में ह्यूमन राइट्स का जो सिलसिला चल रहा है, बुरका वाले और जो पुलिस है, बुरका पुलिस है। एंड पूर्णिमा जी, बड़ी मजेदार बात इसलिए है
क्योंकि एक तरफ ईरान में तो इस सब के विषय में आप बोल देते हैं हमें, लेकिन वही जो पाकिस्तान में ये सब चल रहा है उसको साथ में लेकर चलते हैं। एक्सट्रीमिज्म दोनों ही जगह पर बराबर से है, लेकिन आपको पाकिस्तान वाला एक्सट्रीमिज्म अभी चलेगा क्योंकि उसकी जरूरत है, और ईरान वाले में ये बात रखी जाएगी। इसको मैं समझूंगा। संजीव जी की बात एक्चुअली अधूरी रह गई थी। संजीव जी, मैं चाहता था पूर्णिमा जी भी बोले, हकीकत क्या है, सचमुच कौन क्या चाहता है? देखिए प्रवीण जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आज का, चाहे वो ट्रंप प्रशासन हो, चाहे वो पिछला बाइडेन प्रशासन रहा हो, उसके पहले ट्रंप 1.0, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने जो अक्रॉस द पार्टी लाइन, बाई पार्टीजान तरीके से सभी राष्ट्रपतियों ने अपने संकल्प को बार बार दोहराया था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इस संकल्प को जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार दोहराते रहे, और इजराइल तो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। और जहां तक ईरान के जो इस्लामिक रिजीम है और उसके जो लीडर है, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनाई, उनकी तरफ से भी, और उसके पहले जो खुमैनी जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, उनके भी जैसे बयान अमेरिका के बारे में रहते थे कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, होलोकॉस्ट को पूरी तरह से डिनाई करते हैं, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बातें करते हैं। और इजराइल एक छोटा सा मुल्क है क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से भी, और उसके लिए तो 1 या 2 न्यूक्लियर वेपन्स ही उसको ऑब्लिटरेट करने के लिए जो है काफी हैं। तो ऐसे में ये जो, और इजराइल के जो संबंध है वो आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट रीजन में वो तमाम एडवर्सोरियल जो कंडीशंस उसके साथ हमेशा बनी रहती हैं। और ऐसे में ईरान के पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो वो इजराइल उसको अपने लिए एक अस्तित्व के खतरे के तौर पर उसको देखता है। दूसरा, ईरान के द्वारा जो टेरर प्रॉक्सीज का जो इस्तेमाल है, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, उनको जाहिर है कि ईरान ने ही खड़ा किया है, और ईरान उनके माध्यम से भी अपने रीजनल एम्बिशन को हासिल करना चाहता था, और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक अनदर जो है एक पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न रहा कि जिस तरीके से ये जो तमाम टेरर प्रॉक्सीज हैं उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल सब हुती इस्तेमाल कर रहा है। तो कल को यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर कर लेता है और ये कोई एक वेपन अगर किसी टेरर प्रॉक्सी के पास पहुंच जाता है तो फिर वहां पर मिडिल ईस्ट रीजन में क्या होगा, ये जो एक अनदर कंसर्न अमेरिका का है। तीसरा, जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो सिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो भी बहुत गहरा है। और यद्यपि की जो बयान तो जरूर जारी कर देते हैं कि वो ईरान के साथ है, ईरान के साथ सिंपैथी इत्यादि, लेकिन जो एक सिया सुन्नी का जो डिवाइड है उसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो सुन्नी बहुल जो राष्ट्र हैं उनके अंदर भी तमाम आशंकाएं रहती है। यदि आज ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर सऊदी अरबिया भी कहेगा कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और ये टर्की जो है वो एक नया खलीफा बनना चाहता है, तो टर्की भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में ये जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर छेड़ दिया ओआईसी का, और ये इस्लामिक कंट्रीज को लेकर अभी एक डिवाइड देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर मौलाना रिजवी, डॉक्टर आरून ये भी कुछ अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे, इन जगहों को और थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। और अभी तक जो बातचीत हुई है उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो अभी तक बातें आपके सामने यानी दर्शकों के सामने आती हैं वो सारी बातें तो यहां पर हो गई, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जैसा डॉक्टर आरून बता रहे हैं कि इजराइल में, वो खुद इजराइल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैं शिफ्ट करके आया हूं, अभी घर में बैठा हूं, 2 दिन से सायरन भी नहीं बज रहे हैं, अलर्ट आ जाते हैं। इसी तरह से मौलाना रिजवी ने एक अपनी बात बताई है कि अटैक हो गया, ठीक है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। या पूर्णिमा जी बता रही हैं कि ठीक है, यहाँ की अपनी अमेरिका की एक पॉलिटिक्स है, उसको वो जानती भी हैं, खुद पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, तो और बेहतर तरीके से बता सकती हैं। संजीव जी का डिस्कशन आपने सुना है, मामला बहुत गंभीर है, पूरी दुनिया में तनाव जैसा माहौल दिखाई देता है, लेकिन मैं बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहता हूं कि मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे आप हकीकत जान पाएंगे। बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार, डॉक्टर आरोन अब्राहम इजराइल से लाइव हैं, पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से लाइव हैं, मौलाना असलम रिजवी साहब ईरान के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, पहले भी भारत एक्सप्रेस पर हमें कई जानकारियां दे चुके हैं। तो ये अपने अपने विषय के बड़े शानदार जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं एक एक करके और चीजें जो अब आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करूंगा वो सवाल यहां पर उनके ठीक ठीक जवाब मिल पाए। डॉक्टर आरोन,
हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते इजराइल एग्जॉस्ट हो गया था। समहाउ उसने परस्यू कर लिया, अमेरिका को खींच लिया अपनी तरफ और अमेरिका इसमें शामिल हो गया, जैसी भी एक थ्योरी यहां पर आती है। ये कितनी सच है? और दूसरा, क्या सचमुच इजराइल थका नहीं होगा इतना लड़ते लड़ते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं थके हैं। थोड़ा सा हमास का जो है ना, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। अभी 34,000 मील्स जो है ना आज उन्होंने दिए हैं हमास में, पूरी तरह से गाजा में, गाजा के निवासियों को, और पूरी तरह से हमास को आइसोलेट करके फिर उनको पनिश करना चाहते हैं हम लोग। ये वहाँ की स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया तो रहने दीजिए, वहाँ उतना वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि हमारे मोसाद की तरफ से ये पता लग गया था कि भाई आप जल्दी करो यहाँ के लिए। ये तुरंत कार्रवाई इसलिए की गई कि अगर ये नहीं करते तो ये कुछ दिन ही दूर थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, इसलिए ये वाली कार्रवाई की गई। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को इजराइल ने खींचा नहीं। देखिएगा 1979 से जब से ये मुल्ला लोगों का ये राज्य आया है ईरान में, वो बस यही इनका बिल्कुल एक अलापते हैं, हमेशा इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तो भाई ये दोनों जन हैं, तो अब दोनों जन को साथ में रहना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टर ट्रंप ने, मतलब जब 13 जून को जो स्ट्राइक की इजराइल, वो अगर साथ में हो जाती तो ये नहीं होता आज जो हो रहा है। मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, जल्दी वॉर खत्म हो सकता था। कैसे हुआ? मतलब मैं वही तो कह रहा हूं, ये परस्यू कैसे कर लिया? ये हुआ कैसे? क्या फिर से आपने कहा पहले हो जाता ठीक था, ये अभी कैसे हुआ? मतलब कैसे परस्यू कर लिया? अब ये मिस्टर ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है। उनको लगा होगा कि भाई अब हमारी जरूरत है, या फिर जो हमारी लॉबी है, या फिर जो हमारे सलाहकार हैं, सबने मिलकर रिक्वेस्ट किया होगा मिस्टर ट्रंप से कि भाई 2 वीक्स टू मच, तो आप जरा एक्शन लीजिए, और वो हो भी गया। तो अब जब ये जो है हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, अमेरिका की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और ये जो न्यूक्लियर ईरान इज वेरी डेंजरस और पूरी रिस्क है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि देखिएगा हमारे पास कितने न्यूक वाली कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री न्यूक वाली है जो ये कहती है कि हम तुमको खत्म कर देंगे या फिर हम तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिटा देंगे? कौन सी कंट्री है? सब ने अपने बना के रखे हुए हैं, अपने जब उनकी अपनी वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हैं, उनकी जो बाकी की जरूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं। वो किसी को दूसरे को खत्म करने की किसी का प्लान नहीं है। सर डॉक्टर आरुण, व्हाट अबाउट पाकिस्तान देन? हाँ जी, पाकिस्तान के बारे में क्या विचार है फिर आपका? देखिएगा पाकिस्तान के बारे में एक वीडियो हमारे मिस्टर नेतन्याहू का बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने उस वीडियो में ये कहा था कि किसी भी टेररिस्ट स्टेट को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। यस, किसी भी टेररिस्ट स्टेट को जी। पाकिस्तान, कतार एंड ईरान, दीज आर द 3 टेररिस्ट स्टेट। और उसी पाकिस्तान को साथ में लेके अमेरिका, जो आपके फ्रेंड हैं असीम मुनीर, जाते हैं बढ़िया पार्टी वार्टी करके वापस आते हैं, फिर कैसे, मतलब उसी पाकिस्तान का सहयोग ले रहे हैं? एक तरफ अमेरिका पर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं आप, जो पाकिस्तान को तो साथ में लेता है, ईरान के न्यूक्लियर पावर पे सवाल उठाता है? देखिएगा ये इनकी मिस्टर ट्रंप की स्ट्रेटजी, ही इज ए बिजनेसमैन। उन्होंने सीधा इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई आप चुप रहना, और भविष्य में हमको अगर आपके बेसिस की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करेंगे, और आप उसके ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और there were lot of money pumped into this thing to इनको अपने फेवर में लाने के लिए। तो इन्होंने, आप देखिएगा मिस्टर ट्रंप और इनके मुनीर की मीटिंग के बाद कितने IMF उनको लोन दे रहा है, पता नहीं कितनी चीजें माफ हो गई हैं, पता नहीं $400 मिलियन 400 कितना मिस्टर ट्रंप ने उनको गिफ्ट दी है। ये सब इससे। और आज देखिएगा पाकिस्तान कहता जरूर है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। ईरान का साथ पाकिस्तान कभी देने वाला नहीं है जी, क्योंकि वो टॉफी खा के आए हैं ना, उनकी चॉकलेट खा के आए हैं ट्रंप की, तो वो कैसे, उनसे तो अनग्रेटफुलनेस दिखा नहीं सकते हैं ना। ओके, तो दिस वाज द पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, एक बहुत शॉर्ट में बाकी मेहमान भी शामिल करता हूं मैं। डॉक्टर आरुण, शॉर्ट में
ये डॉक्टर अरुण अब्राहम की सोच है या पूरे इजराइल की सोच है पाकिस्तान के बारे में, जो अभी आपने कहा? देखिएगा, पाकिस्तान वॉज न्यूक्लियर कितने साल पहले हो गया था। इजराइल ने कोशिश की थी कि उसको उसी टाइम उड़ा दिया, जैसे कि इराक का किया था और सीरिया का किया था, लेकिन वो इतना दूर है यहाँ से कि उस टाइम उनके पास F-35 हुआ नहीं करते थे। लेकिन फिर भी बाद में ऐसा लगा, उनको पता लगा, शायद मोसाद ने ये बोल दिया होगा कि इनकी जो रियल थ्रेट है नहीं है पाकिस्तान से, इनके लिए जो या उतनी हैसियत है नहीं जितना सोच रहे हो। अंडर रिव्यू और अंडर कंट्रोल ऑफ अमेरिकन अथॉरिटीज। और जब अमेरिकन अथॉरिटीज के जो कुछ भी अंडर में होगा वो इजराइल के अगेंस्ट जा नहीं सकता है, और हुआ भी है आज तक। लाइक अफगानिस्तान, लाइक पाकिस्तान के अगेंस्ट। और बाय द वे एक दो लाइन और बोलते हैं, जिस दिन अगर ऐसा लगा मोसाद को कि भाई हाँ पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है, तो 2-4 प्लेन्स जाएंगे और वहां वो कहूटा का जो उनका जो है उसमें फटाके फोड़ के लौट के आ जाएंगे। पाकिस्तान जाना इजी है, और इंडिया तो अपना मन में मेरे सवाल इतने आ रहे हैं कि मैं आपसे कभी एक 1-to-1 भी हम बात करेंगे, लेकिन मौलाना रिजवी आपको बड़े गौर से सुन रहे थे, बहुत सारी चीजें उनके मन में आई होंगी आपको सुनते हुए। मौलाना रिजवी, डेथ टू अमेरिका ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, स्लोगन था, ईरान ने बड़ा इस्तेमाल किया इसको। हिजबुल्ला किसी से छुपा होने, हालांकि पिछली बातचीत में आपने लेबनान में कैसे हिजबुल्ला पैदा हुआ, क्या हुआ, वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। हमारे लिए नई जानकारियां थी, कई लोगों को नहीं पता लगती हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि स्यूडो या छद्म युद्ध लड़ते हुए आप ऐसे गुटों के पास में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार देते हैं, डेथ टू अमेरिका बोलते हैं, इजराइल फूटी आंख सुहाता नहीं, आंख की किरकिरी लगता है, क्यों छोड़ा जाएगा ईरान को? देखिए, मैं बहुत ही क्लियर करके 2 बातें कहना चाहता हूँ कि ईरान ने इजराइल के बारे में तो कहा है कि उसको नक्शे से मिटा देना चाहिए, लेकिन कभी भी अमेरिका के बारे में नहीं कहा है। इसके लिए मैं पैनल में मौजूद जो हमारे साथी ने कहा, ये डेथ टू अमेरिका जो अमेरिका से कहा जाता है, पूर्णिमा जी खुद कोट कर चुकी है इसको, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से, मेरी अचानक से जानकारी जागी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये दिखा दे कि ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका को नक्शे से मिटा देंगे, तो मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इजराइल के बारे में कहा है, इजराइल एक अलग चीज़ है, यहूदी एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल गवर्नमेंट और वहाँ के यहूदी लोग, इन दोनों को मिक्सअप न किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ईरान में वहाँ के जो, क्या ईरान यहूदी लोगों से नफरत करता है? मैं वही आ रहा हूँ। ईरान में जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो है, आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको उनका नाम दे दूंगा। वहां पर पार्लियामेंट में एक यहूदी हैं जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो ईरान के खिलाफ जहर गलती है कि वहाँ के औरतों पे जुल्म होता है, वहाँ बुर्का है, बुर्का या जो है, ईरान नहीं चाहता है कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज का पर्दा है, या पर्दा तो खैर नहीं होता है, जो लिबास है वैसा लिबास होना चाहिए। आप जाके देखिएगा कि वहाँ की औरतें ऑफिस में काम करती हैं, कंप्यूटराइज सर, ईरान बहुत शानदार देश है, हम तो ऐसे ही जानते हैं। पे जुल्म होता है। ईरान बहुत शानदार है सर, वो छोड़ दीजिए, उसकी आधुनिकता पे नहीं जाते। क्या यहूदियों से ईरान नफरत करता? मैं तो ये जानना चाह रहा था। नहीं साहब, वहां पर यहूदियों की मैंने देखा है, वहां की टेम्पल में मैं गया हूँ, मैंने मतलब बाहर से देखा है मैंने, मेरे कई यहूदी मेरे मिलने जुलने वाले वहां पर हैं। आप कहेंगे तो मैं उनका नंबर दे अब आपने जो कहा था यहूदी और अमेरिका, यहूदी और अमेरिका अलग है, इसका मतलब समझाइए। अब आपने कहा था अभी यहूदी और अमेरिका अलग है, इसका मतलब समझाइए थोड़ा सा। यहूदी नहीं, मैंने कहा यहूदी और इजराइल अलग है। हाँ, यहूदी और इजराइल, ये समझाइए। ये अमेरिका को मैंने नहीं कहा है, इजराइल की गवर्नमेंट अलग है और इजराइल के लोग अलग हैं। इजराइल में देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इसके 4-5 साल पहले इजराइल ने वहां पे गजा पे पहली बार हमला किया था, तो मेरे पास वो वीडियोस हैं कि वहाँ यूरोप में और अमेरिका में वहाँ के यहूदियों ने इजराइल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था। ज़ायनिज़्म एक अलग चीज़ है, यहूदी एक अलग चीज़ है। यहूदी जो है, हमेशा ईरान कहता है हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ज़ायनिज़्म किसे कहते हैं? वो जो ग्रेटर इजराइल वाला जो थिंकिंग है इनकी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। आरोन भाई हमारे मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा कि ये कहां मैं समझ गया, मैं तो लाइन दे। क्या डॉक्टर आरोन कोई एक्सट्रीमिस्ट यहूदी टाइप भी कुछ होता है क्या? जी
नहीं नहीं, मैं डॉक्टर आरोन से पूछ रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा, एक्सट्रीमिस्ट यहूदी जैसा कुछ होता है डॉक्टर आरोन? ऐसा मान सकते हैं, एक ग्रुप है, एक नाकारा कार्ता करके एक कुछ ग्रुप है, उसका नाम हमें सही भी हम लेना भी नहीं चाहते हैं। वो एक कुछ पूरी हमारे 15 मिलियन यहूदियों के बीच में एक 25-30 हजार लोगों का एक ग्रुप है जो ये कहते हैं कि इजराइल को ख़त्म होना चाहिए। ये इनको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो ग्रुप है हम उनको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ट्रेडिशनल ज्यूज बोलते हैं, ऐसी परिभाषाएं हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म की कोई बात ही नहीं होती। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि जो तोरा को, जो ज्यूइश लाइफ, जो वर्ड टू वर्ड जो लिखी हुई है, उसको फॉलो करने वाले लोग को आप एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हो, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो, या फिर उनको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो। उनकी लाइफ में सिर्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा सर। किसी दिन इसी विषय को भी बहुत डिटेल में समझना होगा। संजीव जी, अभी तक जो बातचीत आपने सुनी है, इस बातचीत में एक बहुत ही अहम बात यह आई है कि अभी कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, अभी कोई जंक्चर है, अभी या तो कोई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि कैटलिस्ट की भूमिका में कोई आए, चाहे वो हमास का पहले हमला इजराइल पर हो, इजराइल ने पलटवार किया, पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान बनाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फिर इजराइल के सपोर्ट में आ गए, जैसी कोई स्थितियां हों, एग्जैक्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच की खींचतान कोई नई बात नहीं, इजराइल ईरान के बीच की खींचतान कोई नई बात नहीं, इजराइल का मिडिल ईस्ट में फंसा होना कई देशों के बीच में कोई नई बात नहीं, सारे मिलकर भी लड़ चुके हैं उससे और वो सबसे भी निपट चुका है। ये अभी का टाइम क्या है, ये टाइम क्यों? देखिए, उसका कारण बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी, की IAEA की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक एक हफ्ते पहले हुई थी, उसमें IAEA ने भी इस बात को माना था और एक ये प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुमत से 19 राष्ट्रों ने उसको समर्थन दिया था, करीब 11 ने विरोध भी किया था, कुछ एब्सटेन, कुछ ने, एक दो ने किया, एक दो उसमें शामिल नहीं हुए वोटिंग में। तो ये जो IAEA की जो बैठक में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में बहुमत से ये प्रस्ताव पास किया गया था, और जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईरान IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, और ईरान यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो जाहिर है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में काफी नजदीक और तेज गति से वो आगे बढ़ रहा है। इस बात को IAEA ने भी माना था। और उसी के बाद ये जो इजराइल का 13 जून को जो हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने इस हमले को किया। और जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वो अमेरिका के कोई भी प्रशासन रहे हो, डेमोक्रेट्स रहे हो, रिपब्लिकन्स रहे हो, या इजराइल में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, सभी इस बात को बार बार लगातार इस बात को कहते रहे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। इवन प्रेसिडेंट ओबामा, जिन्होंने कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील जो है की थी, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उन्होंने भी बार बार इस बात को कहते थे वो कि ईरान को वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के अनेक आशंकाएं हैं। उसका इजराइल को दिया गया जो थ्रेट है, और जैसा कि रिजवी साहब ने अभी बताया कि वो इजराइल और ईरान के बीच में कितनी ज्यादा कटुता है, कितनी ज्यादा एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है, वो इस डिस्कशन में भी दिखा सामने। और इसी तरीके की जो बातें हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा भी लगातार इजराइल के प्रति कही जाती हैं। जॉयनिस्ट रिजीम को समाप्त कर देना, पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर देना, इत्यादि इत्यादि जो बातें कही जाती हैं एक छोटे से मुल्क के लिए। जाहिर है कि उसके पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो उसके लिए तो रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो जाएगा, और वो पूरी तरीके से अस्तित्व का उसका जो संकट है वो बहुत गहरा जाएगा। तो ये जो अमेरिका का जो कमिटमेंट इजराइल की रक्षा के लिए रहता है वो आयरन क्लॉड है, जिसको कि अमेरिका और इजराइल के लीडर्स की आप बात सुने तो कहते हैं लोहे की दीवार है, इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे वो ट्रंप प्रशासन हो। ये अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी और प्रगाढ़ है, और अमेरिका का जो कमिटमेंट है वो इजराइल की रक्षा के लिए लगातार आपने देखा कि 7 अक्टूबर को जो 2023 को जो हमास ने हमला किया था, और हमास एक ईरानियन प्रॉक्सी है, ये हमला एक गहरी साजिश के तहत कराया गया था। और देखिए प्रवीण जी, चूंकि हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस बात को हमें अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी जो आज कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में, उसको शुरुआत करने का जो इंस्टिगेटर है वो ईरान ही रहा है।
ईरान और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सी हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला किया, उसके पहले अगर आप जाएं तो इजराइल के जो नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमास के साथ एक पीसफुल एग्जिस्टेंस को बना करके रखने की बहुत कोशिश की। अनेक लोग गाजा से आते थे, इजराइल में अपना कामकाज करते थे, अनेक लोगों के बिजनेसेस थे और वहां पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे। 2007 से हमास ठीक, इजराइल संजीव जी गाजा थोड़ा पर सा शासन क्विक कर रहा है। रखते हैं इसको, कोई- क्विक। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 मेहमान हमारे जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको रखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही अहम है अभी डिस्कशन का जो पॉइंट संजीव जी लेकर आए हैं। रिजवी साहब बहुत संक्षेप में चलेंगे सबके। पूर्णिमा जी मैं आता हूं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन जो सवाल उठाया वो सीधा रिजवी साहब, ईरान ने इंस्टिगेट किया, ईरान ने इसके लिए उकसावा दिया, ईरान आपने खुद भी बता दिया कि वो इजराइल को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो जब इतना किया है तो इजराइल क्या करता, मरता क्या ना करता? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो आपने कहा है कि दहशतगर्दी, टेररिज्म, इसकी परिभाषा को दुनिया को तय करना चाहिए कि आतंकवाद किसे कहते हैं। एक आदमी को मारता है तो ये आतंकवाद है, एक आदमी 1000 को मारता है या 1000 आदमी 1000 को मारते हैं तो आतंकवाद है, या एक कंट्री जो है हजारों को मारता है। ये डुअल स्टैंडर्ड जो है, जो दुनिया का है, कि जिसने उस हमास ने जिसने 2000 मसलन इजरायलियों को मारा, उसको तो आप आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन वो इजराइल जिसने 55,000 मिनिमम, मैं कह रहा हूँ, लोगों बट को जो मौलाना है रिजवी कत्लेआम इसमें किया, टेक्निकल 20,000 पॉइंट ये बच्चों को है मारा। कि वो हमास उन लोगों के पीछे छिपता है, उनको ढाल बनाता है, वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं इमोशनली। यही तो दुनिया की जो है अजीबोगरीब चाल है कि उसके चक्कर में अगर 20,000 बच्चे मार दिए जाएं तो वो इजराइल बहुत अच्छा नहीं, है। गलत है, कि तो जिसने इसकी जो तो है, निंदा पूरी क्या दुनिया ने की है। तारीफ के लायक है। इजराइल ने 20,000 बच्चों को इसलिए मार दिया कि हमास को कोई मारना था। युद्ध कभी ये तो- तारीफ ये के तो- काबिल नहीं है, ये तो कोई इंसाफ युद्ध नहीं हुआ कभी परवीन तारीफ के भाई। काबिल नहीं है। जो अभी चल ये रहा है वो भी आपको, तारीफ अगर के आप काबिल नहीं है। आतंकवादी संगठन हमास को कह रहे हैं, तो जिसने 20,000 बच्चों को मारा उनको आप क्या कहेंगे? आपको फैसला करना पड़ेगा। और ये सोचना है आपको कि इजराइल का क्या कोई कंट्री था, कोई मुल्क था? ये वो लोग हैं 70-80 साल पहले, इनको कोई जगह नहीं दे रहा था। सुन लीजिए मेरी बात जी मेरे जी भाई, जी जी कोई जगह नहीं दे रहा था, और फिलिस्तीनियों ने इनको जो जगह दी है, मेरे पास वो फोटोज हैं, और उसके बाद उन्हीं के आपने जो है पेट में या पीठ में जो है खंजर मार दिया। ये अच्छी बात नहीं है। उनको उनके घर से बेघर कर दिया, और उसके बाद जो है आप उनको मार भी मैंने रहे इस हैं, पर दुनिया इस कुछ पर बोल नहीं काफी रही। चर्चा की है। डॉक्टर अरुण इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन पूर्णिमा जी, वो अमेरिका जो अभी तक युद्ध बंद करवा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे मैं ये बंद करवा दूंगा, वो बंद करवा दूंगा, वो एक नया ले आए और ज्यादा बड़ा लेकर आ गए। इसको अमेरिका में कैसे लिया जा रहा है? मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा होगा उनके सलाहकारों ने कि इसको करने से हमें ये फायदा होगा। डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं जैसे मैं ऑब्जर्व करी ऐसे बोल रही हूँ। आज का जो जो पिछले कुछ दिन से कुछ पोल्स दिख रहा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन एक्चुअली ये वॉर नहीं चाहते। आज की जो नंबर मैं देख रही हूँ मेजोरिटी में बेसिकली 68 to 70% अमेरिकन आर अगेंस्ट दिस वॉर। अब क्वेश्चन आपने ये पूछा है, ये वॉर अभी क्यों और ईरान के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों छेड़ा जबकि वो एंटी वॉर थे? आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेसिकली अंडरलाइंग जो रीजन यूज कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं जाना चाहिए और दे आर वेरी क्लोज टू मेकिंग वन। ये असम्पशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ईरान के पास अभी जो स्टॉक है यूरेनियम की, ये जो मात्रा है, इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर अमेरिका। ये तो सीधा सीधा बात है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मौलाना सर जी ने पहले ये कह रहे थे कि यहूदी और जायोनिज्म में डिफरेंस है, इजराइल में डिफरेंस है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ। ये जो नैरेटिव जो चलाया जाता है ना, दिस इज एग्जैक्टली द सेम नैरेटिव जो चलाते हैं वो द सेम ग्रुप बाय द सेम ग्रुप अगेंस्ट द हिंदूज एज वेल। वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज और हिंदू राष्ट्र। इसका क्या मतलब है? हम जैसे लोग हैं जो हिंदूज है,
उनके लिए कौन सा और राष्ट्र बचा है? आपने तो अफगानिस्तान खा लिया, आपने पाकिस्तान खा लिया, आपने बांग्लादेश खा लिया। हमारे जो हिंदू का जो फाइनल लैंड बचा हुआ है उसको भी आप खा रहे हो। अब वो अभी एट द एंड ऑफ द डे आप नैरेटिव ये भी चला रहे हो कि हिंदुत्वाज आर गुन्स, हिंदुत्वाज आर टेररिस्ट, ये नैरेटिव आप चलाए हो। दिस इज सेम थिंग यू आर डूइंग अगेंस्ट द जूज। जूस के लिए जगह बचा कहाँ है? जहां पे जाते हैं वहां पे उनको फ्लैग मिलता है। तो छोटा सा जगह उनको दिया था, बैरन लैंड दिया था, उसको उन्होंने एक स्वर्ग बना दिया। आपको क्या मसला है उसमें? गाजा को तो छोड़ के भी गए थे वहां पे उनका जो प्रॉपर्टीज था वो भी गाजान्स को देके गए थे। वो गाजान लोग क्या किया था वहां पे? वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, यहूदी बनाया बोल के। क्यों? उसको यूज करके आपने उसको स्वर्ग नहीं बना सकते थे? तो ये जो मसला आप जो कहते हो ना, जो नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं ना, ये हमें काउंटर करना बहुत जरूरी है। इजराइल का एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट 100%। और हिंदू जैसे माय गॉड, पहली बार मुझे लग रहा है समय क्यों कम है इतना मेरे पास। मतलब मैं नहीं चाहता कि ये चर्चा पे कहीं विराम लगे, लेकिन मैं डॉक्टर आरोन आपके पास आऊं। मौलाना रिजवी, संक्षेप में कुछ जी जो जी 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 प्रवीण जी जी 30 सेकंड में एक बात हाँ, बताना बोलिए चाहती बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए। अभी क्यों ये सिचुएशन आया? आप यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स का डेट अभी 37-38 ट्रिलियन के पहुंच रहा है अभी। सेकेंडली, यूएस डॉलर का जो सिचुएशन है, डी डॉलराइजेशन का, एक ब्रिक्स का एक आप माहौल देख रहे हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो पोजीशन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बार बार बोल रहे थे कि वेदर इट्स ब्राजील और चाइना और इंडिया, सबको थ्रेटन तो कर ही रहे थे ना कि ब्रिक्स से निकल जाओ तो अच्छा रहेगा एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। तो उनकी जो फोकस है, ही वांट्स टू मेक श्योर। मैंने आज इस पे आज हमारा 5 की पड़ताल एक शो होता है, उस पे डिटेल में इसी पे बात की है। इकोनॉमिस्ट भी मेरे साथ थे। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं इस बात में, लेकिन उस पर फिर डिस्कस करेंगे। आपने कुछ सवाल खड़े किए, आपने यहूदियों को लेकर जो बात की। मौलाना रिजवी, बहुत संक्षिप्त समय है, मैं डॉक्टर एरोन और संजीव जी से थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, लेकिन आपका कॉमेंट इस पर, आप जरूर कुछ कहना चाहेंगे जो पूर्णिमा जी ने कहा है। नहीं, देखिए क्या है कि ये जो आपने कहा है कि यहूदी वैसे ही दो तरह के हैं, जो कहा जाता है, ऐसा आपने कहा, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। बहुत ही मामूली 2-4% अगर ऐसे होंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते होंगे। हिंदुस्तान एक महान देश है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, लेकिन इसको कंपेयर इजराइल से नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जो मुसलमानों की हालत है वो दुनिया जानती है। और 48 से बट ऑन द जब ये कॉन्ट्री, जंग, वो ये नहीं कह रही मुसलमानों से नफरत, वो ये कह रही हिंदुओं से नफरत। नहीं हिंदुत्व नहीं, और वो हिंदुओं मकसद में भाई, वो फर्क करना। बात आप ये कहिए कि ये गिलास आधा खाली है या इसमें जो है आधा ठीक है, पानी मैं है, एग्री बात करता एक ही हूं। है। मुझे तो बड़ी जी हाँ, परेशानी देता है ये विषय बिल्कुल हमेशा, सही बात है। निजी वो तौर कंपेयर पर। नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ठीक मुसलमान जो है, हैं, डॉक्टर हिंदू एरोन, मुसलमान डॉक्टर प्रेम से एरोन, रहते डॉक्टर हैं। एरोन, उसके बड़ा बाद अहम सवाल मौलाना रिजवी ने उठाया था। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, कई बच्चे मारे गए, और नेतन्याहू को भी एक बहुत बड़े तानाशाह के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। ये क्या है? मतलब इसको कैसे जस्टिफाई कर बिल्कुल। रहा है इजराइल? दुनिया की जो सबसे बड़ी झूठे अगर हो सकती हैं, दुनिया की अगर सबसे बड़ी झूठे हैं तो ये हैं। ये झूठे, ना तो इसराइल ने किसी बच्चे को मारा है और ना मारने का दुख होता है कि ये मर जाते हैं। अब इसका क्लियरिफिकेशन हम ये देते हैं इनका इसका क्लियरिफिकेशन। आप ये बताइए, कोई इनका कोई मजूज मखजूज करके इनका कोई जो गाजा का कोई ऑफिशियल है उससे कोई इंटरव्यू ले रहा था, उसने ये पूछा कि भाई आपका जो टनल नेटवर्क बनाया है अपने टेररिस्ट के लिए, अपने हमास के कैडर्स के लिए, ऐसे आप क्या जो अपने यहाँ की जो सिविल पॉपुलेशन है उसके लिए आप वो नहीं बना सकते, ये बॉम्ब शेल्टर नहीं बना सकते? बोले नहीं नहीं, ये तो हमने अपने कैडर के लिए बना रहे, हमारा एक भी कैडर नहीं बनना चाहिए। ये हाल है इनका। और उसकी अपनी एसेट्स जो हैं $3-4 बिलियन के मैं हैं। सर बताऊं डॉक्टर हाँ, क्या एरॉन, मेरे मन में हमेशा मतलब साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूं, मेरे जहन में हमेशा ये आता है कि दुनिया में जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होती। यहीं से मैंने शुरुआत की थी। युद्ध की विभीषिका, कौन बुरा है कौन अच्छा है, इसको दिखाने का तरीका, नैरेटिव बनाने का तरीका पॉलिटिशियंस का, पावरफुल लोगों का अलग अलग होता है। इसके चक्कर में नहीं आना, कभी अपनी सोच को इसके चक्कर में नहीं बिगाड़ना। संजीव जी, सबको सुना, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो यहूदी सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है। हजार साल से भी ज्यादा, 1200
100 साल की पुरानी सभ्यता है, इसका एक अपना इतिहास है। यहूदी लोगों की अपनी पहचान है, भाषा है, संस्कृति, उसको नकारा नहीं जाता। हिटलर ने भी यही करने की कोशिश की थी, हिटलर जाहिर है सफल नहीं हुआ। आज भी अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो उसमें सफलता उसे नहीं मिलने वाली। यहूदी लोगों का जो संकल्प है, जो साहस है, और जाहिर है कि उसकी वजह से उन्होंने अपने मदरलैंड को पाया है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिलिस्तीन के लोगों को भी उनको अपनी भूमिका रखने का हक है। 2 स्टेट सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन हो सकता है। मुझे आज जवाबों के साथ साथ संजीव जी बहुत सारे सवाल भी मिले, बहुत सारी जानकारियां भी मिली, क्योंकि इजराइल को जानने वाले डॉक्टर एरॉन और मौलाना रिजवी जो ईरान के बहुत अच्छे जानकार हैं, पूर्णिमा जी जो अमेरिका की पॉलिटिक्स जानती है, और आप जो इनको एनालाइज करते हैं सारी चीज़ों को, ऐसा पैनल मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप चारों का करना चाहता हूं, क्योंकि आज के शो में काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला और मुझे उम्मीद है कि ये स्थितियां बदलें जल्दी से। ये युद्ध के हालात कभी भी किसी के लिए, पूरी दुनिया में, ये बात सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया गर्त में जाएगी, नीचे गिरेगी अगर ये एस्केलेट होता है, तो ना हो इसकी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपने मेरी बहुत मदद की है। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही।